being studied by you guys. So make sure to इसको एक दफा go through कर लीजिएगा. So let's look at the healthcare delivery system of Pakistan. हमारा healthcare delivery system. Sorry guys. Okay. So हमारा healthcare delivery system जो है वो public है और private है. इसके दो aspects हैं. Let's talk about the private sector first because उसके अंदर वो easier है to understand. एक formal system है, एक informal या alternative system है. जो फॉर्मल सिस्टम है हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रैक्टिशनर्स हैं, हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स बाय लोकल इंटरनेशनल नॉट फॉर प्रॉफिट एंड और नॉन गवर्नमेंटल फिलैंथ्रोपिक एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड religious organizations. उसमें ये Liaquat National Medical College and the hospital are part of this formal private sector. Informal में homeopathics हैं, traditional healers हैं, Chinese medication है, Indo-Pak herbal folk, फिर हकीम्स हैं, यूनानी तिब बहुत मशहूर है, बहुत सारे लोग इसको एक्सेस करते हैं. देन ले हेल्थ वर्कर्स हैं, ड्रग सेलर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, ऑर्डिनरी शॉपकीपर्स हैं, सड़क के किनारे क्वैक्स नजर आते हैं, एंड रिलीजियस स्पिरिचुअल सुपरस्टिशियस मेडिकेशन भी है, जिसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं. आपका प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम है. नाउ लेट्स कम टू द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम. उसमें क्या है, वी हैव फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट. अब ये 18 पहले सारा जो है वो पब्लिक हेल्थ सिस्टम में पहले फेडरल गवर्नमेंट होती थी और ये लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं थी बल्कि वर्टिकल नीचे जाती थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की. आफ्टर द 18th अमेंडमेंट 2010 के अंदर डेवोल्यूशन हो गई थी पावर की एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बिकेम देयर ओन सीट्स ऑफ इंडिविजुअल पावर विद देयर ओन मैंडेट्स. स्पेशली हेल्थ केयर की डिलीवरी के लिए उनका अपना प्रोविंशियल लेवल के ऊपर फंक्शनिंग आ गई थी. उसमें लेट्स टॉक अबाउट फेडरल गवर्नमेंट. इट हैज अब यहाँ पर सिर्फ इनके पास रह गए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड अदर मिनिस्ट्रीज. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसमें यू हैव हॉस्पिटल्स, कंटोनमेंट बोर्ड, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं. एंड देन अदर मिनिस्ट्रीज में आपके पास आती है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वर्टिकल प्रोग्राम्स हैं, जो कि हमारे बहुत सारे वर्टिकल प्रोग्राम्स हैं. टीबी का प्रोग्राम, HIV एड्स का प्रोग्राम, मैटरनल चाइल्ड केयर प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ये सारे वर्टिकल प्रोग्राम्स हैं. इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये डिफरेंट मिनिस्ट्रीज रन करती हैं और नॉर्मली दिस इज आल्सो रन बाय what do you call it, the provincial governments as well. So now we come to provincial governments. Provincial government is run through its provincial health departments और इनका एक पूरा hierarchical structure है जिसको के provincial health minister oversee करता है. उसके अंदर primary, secondary and tertiary care level है. So this whole system needs leadership and management to operate smoothly. You can see कि इसमें कितनी ज़्यादा fragmentation है, so many levels, so many different entities and bodies, so many different players, and a very complex system in a third world country with an environment that is also one complex PA, second fragmented PA. We have different systems, we have different economic sectors हैं, मतलब हमारे पास socio-economic levels के मुताबिक health care divide हुई भी है. For rich people is different, for middle class is different, for poor people is different. So ये भी एक stratification है जो हुई भी है. ये डॉक्टर सानिया निश्ता की बुक है चोक पाइप्स. उसके अंदर से मैंने ये एक अगेन पाकिस्तान हेल्थ सिस्टम्स का डायग्राम लिया, ये अडेप्टेड है. उन्होंने इसी तरह बात की है. अगर आप ये जो आपको नजर आ रहे हैं 3 tier पब्लिक सिस्टम और मार्केट सिस्टम, पब्लिक एंड प्राइवेट, ये वर्टिकल है, ठीक है. दीज आर वर्टिकल. यहाँ में हॉरिजॉन्टल नजर आ रहे हैं बट बेसिकली दे आर वर्टिकल. ये पूरा एक मिक्स्ड हेल्थ केयर सिस्टम है, ठीक है. और इसमें हॉरिजॉन्टल क्या क्या चीजें चल रही हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयज रन कर रहे हैं, ऑटोनमस एजेंसीज हैं, फौजी फाउंडेशन है, आर्म फोर्सेस हैं, फिर उसके बाद ESSI विच इज द एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट. So basically, Dr. Sania Nishtar was trying to put in a figure कि जो हमारी फंडिंग हेल्थ केयर सिस्टम की वो कितनी ज़्यादा fragmented है. So when money is very fragmented, how are we going to deliver coherent healthcare जिसमें आपके national health goals हैं जो कि linked हैं with your SDGs which are your sustainable development goals. So इतना fragmented system जो है वो national health goals और उसके बाद international global health goals को कैसे achieve करेगा, इस सारे के लिए leadership और management चाहिए. क्योंकि और हम ये नहीं कह सकते कि सारा सिस्टम हम यूनिफॉर्म कर देंगे बिकॉज आजकल के ज़माने में नॉट जस्ट हियर a lot of lower and middle income countries जो हैं उनमें fragmented health systems हैं which work for the population actually.
Now let's talk about healthcare management. Basically, it is a key concept which is a function of enabling the doctor, nurse, patient team. ये बड़ी basic सी मैंने आपको team बताई, इसमें और बहुत सारे players हैं. But basically enabling the doctor, nurse, patient team to do their job as easily, efficiently, यानी आसानी से करेंगे, best तरीके से करेंगे, कम से कम resources के साथ, economically, कम खर्च किए हुए, इफेक्टिवली, जिसका असर होगा, एंड एज ह्यूमेनली, जितनी इंसानियत से कर एज पॉसिबल, जितनी इंसानियत के साथ कर सकती, so that they can develop and maintain a caring environment within the healthcare organization. अभी हमने वीडियो देखी, उसमें that doctor was also talking about कि we have all these infrastructure है हमारे पास, hard when you come to a hospital we have आपके पास resources हैं जो कि आपको physically नजर आते हैं, you have ORs, you have beds, you have wards, you have और जितना paraphernalia है of being in a clinical environment, वो सब नजर आता है. But that is not what makes an organization. What makes an organization is the culture in that organization. So, a easy-going, enabling culture of an organization, healthcare organization, any organization, का मतलब होगा कि उसकी मैनेजमेंट आसान हो जाएगी और वो एक ऐसा, उसमें ये सारे जो है टीम्स काम कर सकेंगी, एक तो टीम वर्क होगा, और सेकेंडली ये जो 5 प्रिंसिपल्स हैं, ईज, एफिशिएंसी, इकोनॉमिक्स, इफेक्टिवनेस और उस पूरे के ऊपर ह्यूमेन होना, ये अचीव हो सकेंगे. सो बेसिकली मैनेजमेंट जो है वो ये एनवायरनमेंट क्रिएट करने का नाम है. Healthcare management can also be defined as the process of organizing, using and controlling. अब ये word controlling थोड़ा सा अजीब सा लगता है, but once we move forward we'll see that basically it means to direct and to lead human activities and other resources toward a special end. इसमें हम कुछ important terms जो हैं वो define कर लेते हैं because ये तीनों भी आएंगी आगे. Administration basically क्या है? It is the performance of executive duties. तो गेटिंग थिंग्स डन इज एडमिनिस्ट्रेशन. अपने हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, क्लिनिकल हमारे यहाँ पर एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, फिर मैनेजमेंट आती है जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर भी होती है और समटाइम्स कुछ ऑर्गेनाइजेशन से पैरेलल काम करती है. यहाँ पाकिस्तान के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन इज अबव मैनेजमेंट. So now second tier is management, the purposeful and effective use of resources. ठीक है, effective use होगी और purpose के साथ होगी. जिसमें रिसोर्सेज में हमारे पास क्या 3 बेसिक चीजें हैं, पावर, मटेरियल एंड फाइनेंस. ठीक है, पीपल, द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मनी फॉर फुलफिलिंग अ प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव. ये ऑब्जेक्टिव पहले से सेट किया हुआ होगा एंड यूजुअली ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो लीडरशिप सेट करती है जिसको मैनेजमेंट ने अचीव करना होता है एंड एडमिनिस्ट्रेशन मेक्स श्योर कि ये सारा स्मूथली फंक्शन हो जाए. So basically the administration or the administrator is answerable to the leaders. Then organization क्या होती है? ये this is a noun and a verb both. A social unit of people that is structured and managed to meet a need or to pursue collective goals. So ये हमारी लियाकत नेशनल हॉस्पिटल is a healthcare organization. और वही बात आ गई, social unit of people. Wherever people are going to work together, it is going to be a social environment. And no matter how technical we become, no matter how जिसको हम कहते हैं complex we become, it will still be a human environment. और इसके अंदर there are going to be people and there are going to be relationships between people, communication between people to fulfill some kind of predetermined and one objective या common task. So जब हम हेल्थ केयर मैनेजमेंट की बात करते हैं, this has been a lot has been published on it. This is one of the biggest fields of the 19th and the 20th century, especially the earlier and mid 20th century, starting from First World War. देख लें, उसके बाद से लेकर mid जब Second World War का end आया था, management principles were really taking off और इसमें बहुत publishing हुई है. There are a lot of people who are involved in this, big names. So anybody who's interested in the leadership and management side of healthcare and who would later on want to pursue a career in this can further specialize. मैं भी आप लोगों को बहुत basic idea दूंगी. इसके 4 major principles हैं. Van Gorder in 1963, इसका article का नाम था I think managing people.
तो द मेजर प्रिंसिपल्स आर, सबसे पहले है यूनिटी ऑफ कमांड. अब यूनिटी ऑफ कमांड क्या होती है? इट इज द प्रिंसिपल दैट नो सबऑर्डिनेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड रिपोर्ट टू मोर देन वन बॉस. ठीक है, आपका एक ही बॉस होगा आपके ऊपर. और इसी में हम अभी नीचे आएंगे कि ये हायरार्की का प्रिंसिपल है, इसको हम स्केलर प्रिंसिपल बोलते हैं. यानी कि टॉप टू बॉटम हायरार्की होगी. जो सबसे टॉप पे होगा, एवरीबडी बिलो देम इज देयर सबऑर्डिनेट, एंड दिस कीप्स मूविंग डाउनवर्ड्स. So top के ऊपर hierarchy में there are few people, and when as you move downwards there are more people. Second होगा span of control. This refers to the number of subordinates a supervisor has. So basically इसका मतलब ये है कि जब when you're going to perform your duties as a manager, how many people are going to be under you, जिनकी skill set आप use करके अपने goals को achieve कर सकते हैं. Then we have homogeneous assignment. It is the grouping of men for similar assignments. अब ये नहीं हो सकता है कि you make a team of, let's say, housekeeping staff की team ले लें और दूसरी तरफ आप maybe बाहर के guards की team ले लें. ये उनके goals different हैं. और let's say basic sciences की कोई teacher ले लें और clinical side से ले लो और उनको एक team में डाल के ये सोचें कि वो similar काम कर लेंगे. नहीं, क्योंकि उनकी expertise different है. सो एक तो ये कि असाइनमेंट सिमिलर होनी चाहिए और जिन लोगों को आप एक साथ टीम बना रहे हैं उनकी एक्सपर्टीज भी सिमिलर होनी चाहिए. देन वी हैव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल. The manager divides his work among the subordinates and give them the responsibility to accomplish the respective tasks. This is known as the scalar principle. And for any organization to work and to thrive successfully, these four principles need to be worked on. Now, let's talk about the functions of management. As you can see, there is a diagram over here. इसके अंदर 5 functions हमें नजर आ रहे हैं और इसके सेंटर में management. So this is basically 4 थे पहले, अब उनको 5 कर दिया गया है. So main functions are planning, number 1. Then we come to organizing. Planning का मतलब ये है कि किसी भी चीज के जो विजन, मिशन और गोल्स हैं और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके मुताबिक पूरा फ्रेमवर्क बनाना कि ये काम हमने करना कैसे, डायरेक्शन क्या होगी. उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग. अब जब हमने डायरेक्शन सोच लिया, हमने ऑर्गेनाइज करना है और यहीं पर वी आर गोइंग टू डिसाइड कि which job for which person, when, what, where, when and how. ये ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड होगा. Then staffing. Now you're going to उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स में. सो स्टाफिंग आपके हमारे पास आ जाती है HR, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स. सो विच पीपल आर गोइंग टू बी यूज्ड फॉर विच जॉब. देन वी कम टू डायरेक्टिंग. इसका वहां पे था एक वर्ड यूज किया हुआ था, इसको लीडिंग भी कहते हैं. ठीक है, डायरेक्टिंग का मतलब है लीडिंग एज वेल. एंड फाइनली वी हैव कंट्रोलिंग. कंट्रोल का मतलब है एक ओवरऑल ओवरसाइट और देखना कि जो सारा जो आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपने अच्छा जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनकी भी लेयर्स होती हैं. सो बिल्कुल लोअर लेवल के ऊपर यू हैव टर्मिनल ऑब्जेक्टिव्स, जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. लेट्स से किसी को कह दिया कि ओके यू आर गोइंग टू प्रिंट ऑल दीज पेपर्स, किसी को कह दिया यू आर गोइंग टू राइट अ समरी. फिर से आहिस्ते से यू कम अपवर्ड्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स स्टार्ट बिकमिंग मोर ग्लोबल. So the role of the manager is to look at the global objectives and delegate करे ताकि नीचे से जो सारा काम है वो pick होकर उसके पास आ जाए. There are 2 new terms which have been added to the functions, but these are not part of the basic diagram. These are just given as ये इन सब में यूज होती हैं. मतलब समझ लें कि ये अंडरलाइन इन 5 एस्पेक्ट्स के अंदर आती हैं, इन 5 फंक्शन मेन फंक्शंस में, कोऑर्डिनेटिंग एंड बजटिंग. सो ये दो जो चीजें के कोऑर्डिनेशन रखना सारी की सारी के ये सारा काम सही चले और उसको बजट आउट करना प्रॉपर्ली, बिकॉज anything that you're going to do is going to require money. So unless you have properly budgeted money for each and every aspect and step of your program, it is not going to be successful. So money matters. और इसके लिए अच्छा, अब मैनेजमेंट के अंदर भी जब when people do healthcare management की जब मास्टर्स करते हैं और फर्दर स्पेशलाइजेशंस करते हैं, तो ये जो 5 आपको नजर आ रहे हैं इसके अलग अलग ट्रैक्स के अंदर there is specialization. So you could become a program planner, organizer, you could become an HR manager, you could become a director or a controller जो कि proper actual running करेगा और उसको manage करेगा. You could also look at the finance side. You could specialize in the finances, healthcare finance.
अच्छा, अब एलिमेंट्स क्या है हेल्थ केयर मैनेजमेंट की? ये तो अभी हमने जो जो पीछे ये बात की फंक्शंस हैं, ठीक है? उसकी डिफरेंट इन फंक्शन, हर फंक्शन के एलिमेंट्स होंगे ये। इनमें सबसे पहले आ जाती है पर्सनल मैनेजमेंट, ठीक है? दिस इज द फंक्शन ऑफ केयरिंग फॉर स्टाफ इन द ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल भी बोलते हैं इसको। स्टेप्स ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट कौन कौन से हैं? एचआर प्लानिंग है, रिक्रूटमेंट है और सिलेक्शन है। पहले तो आपने डिफाइन करना है, जेडीज कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, कौन कौन से लोग होंगे, फिर उनके केपीआईज डिफाइन करने, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, और ये हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। So you have a job description and key performance indicators. फिर उसको plan out करने के बाद you're going to advertise and you're going to recruit people. Once you've recruited the people, you're going to select them. Once you've recruited them, you're going to select these people, and that is your personnel management. Then comes the financial management. So once you, वही बात आ गई कि people, money. So second is money. बजट होगा पूरा, और बजट जो है वो पहले ही डिफाइन हो जाता है। कभी ऐसा नहीं होता है जिस तरह हमारा बजट आया वो नेक्स्ट पूरे साल के लिए आया। तो यू ऑलवेज डिफाइन द बजट फर्स्ट, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको मॉनिटर किया जाता है कि जहाँ जहाँ की एलोकेशन की थी रिसोर्स की, मनी की, वो सही अपनी जगह पे इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। और फाइनल में एंड में ऑडिटिंग की जाती है कि वर्सेस मनी एक्चुअली, जब पूरा प्रोग्राम हो जाता है, सारी आउटकम्स हो जाती हैं, डिस्बर्समेंट ऑफ फंड्स हो जाती है, उसके बाद यू डू एन ऑडिट के जो हमने प्लान किया था डे 1 के ऊपर क्या वैसी चीजें चली थी। ऑडिट के बगैर अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी। एंड यूजुअली ऑलवेज रिमेंबर, जब भी करप्शन होती है ना, इट इज बेसिकली फॉर मनी एंड सेकेंडली फॉर पावर, ठीक है? सो करप्शन इज दो तरह की होती है, मनी एंड पावर, और आजकल मनी करप्शन। सो ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमारे पास आ जाते हैं मटेरियल्स, जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, फिजिकल रिसोर्स कहते हैं। दिस इज द सप्लाई ऑफ राइट थिंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एट द राइट कॉस्ट, और ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी अगर हम लोग कोविड के लिए देखें तो वी बेसिकली नीड, हमें वेंटिलेटर्स चाहिए थे, तो वो मटेरियल जो मैनेजमेंट थी वो उस वक्त करनी पड़ गई। ये सारी चीज़ें जो भी कोविड के ऊपर मैनेजमेंट की बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई होती हैं। इनमें से कुछ में हम पास हो गए, कुछ में हम पास नहीं हुए। मैं अब लोग पूरा नेशनल लेवल पे बात कर रही हूँ। सो मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर यू हैव टू मेक श्योर कि जो चीज़ जहाँ जैसे चाहिए, जो जो इमरजेंसी रूम है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होनी चाहिए, वार्ड की रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स की सारी रिक्वायरमेंट्स क्लिनिक्स की पूरी होनी चाहिए। ऑल्सो आपका जो एडजंक्ट जितना भी हॉस्पिटल का बिसाइड्स द पेशेंट केयर, उसके साथ एडजंक्ट होता है, यू हैव फार्मेसी, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स होते हैं, वाटर सप्लाई होती है, एक्सरे डायग्नोस्टिक सर्विसेज होती हैं। सो ये सारी चीजें जो है मौजूद होनी चाहिए। सो पीपल, मनी एंड मटेरियल, ये 3 एलिमेंट्स है हेल्थ केयर के। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम हमेशा कहते हैं कि दिस इज द फोर्थ डायमेंशन। सो द फोर्थ डायमेंशन इज टाइम। दिस इज द मोस्ट important resource. Sorry, ये पूरा नहीं लिखा गया. So this is the most important resource to be considered. And if time is not, अगर ये सारा कुछ timely नहीं हुआ तो आप जितना मर्जी अच्छा कर लेंगे, use this stuff. So these 4 aspects. और अब मैं बहुत important बात करना चाहती हूँ for the students. How can you apply this to your own life? So look at yourself, अपना personal management करें, finances की अपने management करें. This is I'm talking about your medical. Your material management, which will involve all the paraphernalia that you are required to become a clinician and to study. Then time management. So ये अपनी self management जो है वो वहाँ से जब start लेंगे, फिर automatically जब management capacity आती है तो leadership qualities develop होना start हो जाती है। अब मेथड्स क्या है मैनेजमेंट की, ये करनी कैसे, ठीक है? अब ये मैं वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, ये इसके ऊपर किताबें, इसके ऊपर कॉन्फ्रेंसेस हैं, हर चीज के ऊपर अलग अलग जो कॉन्सेप्टेटिव मेथड्स इन देयर कॉन्फ्रेंसेस, सो वी जस्ट गोइंग, आई एम जस्ट गोइंग टू मेंशन देम क्विकली। बिहेवियरल साइंसेस के बेसिस के ऊपर अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट के मेथड्स हैं जनाब, ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, कि आप हर ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे डिजाइन करते हैं जो अपना पर्पसफुल करे, अपना पर्पस अचीव करे। सो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन इसका डिजाइन ही ऐसा होगा जो कि, और अगर फॉर प्रॉफिट है, नॉट फॉर प्रॉफिट है, सो जो भी सर्टिफिकेशन आपने की हुई है, डेफिनेशन दी हुई है, उसके मुताबिक डिजाइन योर ऑर्गेनाइजेशन। और इस ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन के सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं, इनके पूरे पूरे कोर्सेज हैं, बुक्स हैं कि ये कैसे करनी चाहिए ताकि आपकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो, आपके गोल्स की अचीवमेंट हो। वही अल्टीमेटली जो मैनेजमेंट के गोल्स थे वो यहाँ पर पूरे होने चाहिए। फिर देन
एक और मेथड है इसका पर्सनल मैनेजमेंट, कि लोगों के लिहाज से ऑर्गेनाइजेशन को अगर देखा जाए, पीपल, बिकॉज you know, buildings are not organizations. People and the culture that the people bring into the organization is the organization. So personnel management, I think, is the number one aspect of management, of effective management. So personnel management जो है हमारे पास, उसके अंदर HR आ जाता है आपका सारा, वही again people with the right competency doing the right job and getting a remuneration for that job. Remuneration का मतलब है कि करेक्ट उसको जितना उसने काम किया उसका आउटकम मिल जाए. देन अगर हम कम्युनिकेशन के लिहाज से देखें, सो ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन के सिस्टम्स कैसे हैं, यू नो, इसको इंफॉर्मेशन, अब ये कम्युनिकेशन पहले एक आइडिया था, ये अब इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, फिर भी किया जाता है. Then comes information systems. These two are linked closely together. Communication is actual on-ground communication. Information system is management of that communication. So information systems जो है उसके लिहाज से भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज किया जा सकता है. हमारे पास हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है पूरा, HMIS, जो कि डिफरेंट पाकिस्तान में सारे बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, गवर्नमेंट लेवल पे भी इस्तेमाल हो रहा है. आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है, जो सारा डेटा हॉस्पिटल का, वो सारा डिजिटाइज्ड है. देन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, इसको MBO भी कहते हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट किए हुए हैं, क्या उसके मुताबिक हम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रन कर रही है या नहीं. सो आपके जो गोल्स हैं वो अचीव हो रहे हैं नहीं. फिर कुछ क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं, ये स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, ठीक है. इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है. जिन लोगों के बहन भाई MBAs करे होंगे उन्होंने बहुत दफा सुना होगा कि बेसिकली ये फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, नॉट फॉर में भी होता है, और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है वहाँ भी होता है कि कितनी कॉस्ट, उसका कितना बेनिफिट होगा. यू डोंट वांट टू स्पेंड टू मच मनी इफ द बेनिफिट इज नॉट commensurate with the cost. Then cost effectiveness analysis है कि जितना आपने पैसा लगाया है वो इफेक्टिव भी हुआ है या नहीं, ठीक है. ये क्लोजली लिंक्ड है. कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये अकाउंटिंग के उसमें आगे डोमेन में आ जाते हैं. अगेन ये तीनों जो हैं ये फाइनेंस बेस्ड हैं. देन इनपुट आउटपुट एनालिसिस, इसमें खाली फाइनेंसेस नहीं है, इसमें पीपल भी हैं और प्रोसेसेस भी हैं. सो आपकी इनपुट क्या थी, उसका प्रोसेस क्या हुआ, उसकी आउटपुट क्या निकली. फिर MODL मॉडल एक क्वांटिटेटिव मेथड है जो कि मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और बेसिकली ये मार्केट रिसर्च में इस्तेमाल होता है. ये बस फेमस है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, नॉट यूज्ड इन मेडिसिन. नाउ द 3 दैट आर यूज्ड इन मेडिसिन अ लॉट, ये नंबर 1 बहुत ज्यादा यूज होता है, और ये 6, 7, 8 बहुत ज्यादा यूज होते हैं. सिस्टम्स एनालिसिस, network analysis. Systems analysis का मतलब ये है कि you take healthcare as a system, you take your organization as a system, इसके पूरे frameworks हैं, and then you do an analysis based on how this system works. क्या इंपॉर्टेंट चीजें सिस्टम की, क्या नॉन इम्पोर्टेंट, मतलब नॉट सो इम्पोर्टेंट चीजें, और उसी मुताबिक एनालिसिस, उसी के मुताबिक एनालाइज किया जाएगा कि जहां पर सिस्टम के अंदर ज्यादा एम्फेसिस है उसका एनालिसिस भी ज्यादा डेप्थ में होगा, जहां एम्फेसिस कम है उसका एनालिसिस कम होगा. और ये सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स की इंपॉर्टेंस वक्त के साथ चेंज होती रहेगी. सो मे बी वन टाइम यू डू इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ वन एरिया, नेक्स्ट टाइम यू डू इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ अनदर एरिया. Now related to systems analysis is network analysis. And remember clinical science के अंदर अब जो मैनेजमेंट हो रही है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, बेसिकली क्लिनिकल जो है वो नेटवर्क एनालिसिस के ऊपर हो रही है. इसका मतलब ये है कि ये नेटवर्क थ्योरी से आया है. जो सिस्टम्स एनालिसिस है जो डायनामिक सिस्टम्स से आया है. डायनामिक सिस्टम्स की पूरी थ्योरी है. ये दो केस जो हैं इनके मुताबिक कोई भी सिस्टम ना तो लिनियर है और ना ही स्टैटिक है, यानी कि वो एक लाइन में A to B नहीं जाता. और स्टैटिक का मतलब ये है कि वो जैसा है हमेशा वैसा नहीं चलता रहेगा अज़ल से अबद तक. उसमें डेली, मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड, ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रेसर्स चेंजेस आती रहेंगी. उसकी कम्प्लेक्सिटी हमेशा वैसी रहेगी. उसके ऊपर बहुत सारे, एक तो सिस्टम इन इटसेल्फ है, हेल्थ सिस्टम है, उसके बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं. So these systems could be financial systems हैं. अगर हम अब national level के ऊपर देखना चाहें, so we have our economical system, we have our social system, we have our educational system. ये अगर यही systems की push and pull इतनी ज़्यादा है on the health system, so basically अगर आपने analyze करना है तो you have to place things contextually, contextual analysis करना पड़ेगा in where they are. So maybe हो सकता है कि अगर मैं कहूँ कि I want to analyze 2 basic health units. One is in the outskirts of some small गांव or 20 miles outside of Sakkar,
and another one is a BHU which is in Karachi, central Karachi के अंदर हमारे पास है BHUs. So इन दोनों का सिस्टम एनालिसिस एक फ्रेमवर्क पे या नेटवर्क एनालिसिस एक फ्रेमवर्क पे नहीं हो सकेगा बिकॉज उनके कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हैं. वी हैव टू यूज उनके कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए एनालाइज करके उसकी इफेक्टिवनेस देखनी पड़ेगी. बिकॉज इफ वी कंपेयर दीज टू, वन इज बाउंड टू फेल एंड दैट इज द वन दैट इज इन द पेरिफेरी जिसका वो लेवल नहीं है लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है. फिर लास्टली आ जाते डिसीजन मेकिंग. दिस इज बेसिकली एन आइडिया दैट कम्स फ्रॉम क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एनालिसिस जो है वो डिसीजन मेकिंग के ऊपर किया जाए कि क्योंकि डिसीजन मेकिंग स्टैटिक नहीं होती है कि जो डे टू डे डिसीजन हम ले रहे हैं आर दे करेक्ट. और फिर एक और जो डिसीजन मेकिंग का एस्पेक्ट है कि ये सारी डिसीजन मेकिंग जहां पर वेयर इट इज नीडेड इट विल बी मेड. ये नहीं होगा कि सारी डिसीजन टॉप से ली जाएंगी. इसमें अगेन हायरार्की और स्केलर प्रिंसिपल आ जाता है. लास्ट टाइम भी मैंने ये डायग्राम दिखाया था अपने लास्ट लेक्चर में. सो लीडिंग एंड मैनेजमेंट इज हैंड इन ग्लव. ये सेंटर में इन्होंने अकॉम्प्लिश करना है गोल. दे एक्सप्लेन अ विजन. These are basically organization figureheads, top के लोग होते हैं. They motivate others and they mobilize resources, but they have different spheres of acting. Goal एक ही है, vision एक ही है, but they do different work. So manager क्या करता है? Policies and procedures करता है, counting value करता है, power and control होता है उसके पास, subordinates होते हैं, work management होती है, work focused होता है, authoritarian style होता है, risk averse होता है, instability. Appeal to the head होता है, reactive होता है, plans in detail, maintains status quo and gives directions. अब leaders और managers का यही different है. Manager ने day to day activity करनी है. A manager can become a leader थोड़ी थोड़ी देर के लिए, but these are very distinct competencies and job descriptions. Ideally, a leader should also be a good manager, and usually they are. But it is not true that managers are good leaders as well. So this is one step ahead. जब आप अच्छी management से you move towards leading, skill set develop करके, and you can see कि दोनों के अंदर बहुत सारी जो ये इन्होंने comparison किया हुआ है उसमें difference क्या है. Now we come to the last aspect. The World Health Organization's framework for attaining leadership and management strengthening of healthcare systems. ये मैंने last time भी share किया था. इतनी डिटेल में इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था बिकॉज दिस वाज पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, बट आई वांट टू लिंक दीज टू लेक्चर्स. लीडरशिप एंड मैनेजमेंट आर वन कॉन्सेप्ट के डिफरेंट प्रॉन्ग्स. सो बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड्स के जितना पॉलिसीज बना लें, जब तक उनकी अच्छी मैनेजमेंट नहीं होगी तब तक दीज और अभी यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स लिखा हुआ है बिकॉज 2007 में ये फ्रेमवर्क आया था. Now we have sustainable development goals. इन्होंने ये update नहीं किया, but they're using the same framework. So basically, इसके क्या aspects हैं? Building leadership and management capacity. WHO takes leadership and management together. At the operational level, requires a balanced approach covering these 4 interrelated dimensions. अब ये 4 dimensions हैं, ये यहाँ पर हम देखते हैं. सबसे पहले एडिक्वेट नंबर ऑफ मैनेजर्स, कि वो जो भी हेल्थ केयर मैनेजर्स हैं, और ये बेसिकली लोअर इनकम कंट्रीज के लिए इन्होंने किया था. ठीक है, वो एडिक्वेट होने चाहिए. हेल्थ मैनेजर्स डिफरेंट होंगे डिफरेंट चीज़ों के लिए, और उनकी नंबर जो है और डिस्ट्रीब्यूशन एडिक्वेट होना चाहिए. फिर जो भी मैनेजर्स आप डिसाइड करें उनकी कॉम्पिटेंसीज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए. अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंसी का मतलब ये कि जिस बंदे का जो स्किल सेट है उसको उसी की मैनेजमेंट के लिए लगाया जाए. Somebody is good with accounting, maybe would not be able, is not a people's person, so वो HR management नहीं कर सकता, financial management कर सकता है. So लोगों की skill set देखकर उनको लगाना चाहिए. Then you have to have a management support systems. ठीक है, जो भी आपकी पूरी मैनेजमेंट है ये एक दूसरे को सपोर्ट करेगी. ये एक अकेला बंदा जो है वो दुनिया फतह करने नहीं जा सकता है. दिस इज अ होल सिस्टम, पीपल हैव टू सपोर्ट ईच अदर. और लास्टली आ जाती है कि वर्क एनवायरनमेंट इनेबलिंग होगी. इसका मतलब ये है कि जिस मैनेजर को जो जहाँ पर जॉब दी गई है उसको इनेबल किया जाएगा कि वो अपना वर्क कंप्लीट कर ले, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने हेल्थ केयर गोल्स अचीव करने हैं. फिर स्ट्रेंथनिंग वन विदाउट द अदर्स इज नॉट लाइकली टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम. सो ये चारों इकट्ठे चलेंगे. जब तक ये
सारे चारों मैनेजमेंट के एक्शंस नहीं लिए जाएंगे, इम्प्रूव हेल्थ सर्विसेज नहीं होंगी, नेशनल लेवल गोल्स अचीव नहीं होंगे, लोकल लेवल गोल्स अचीव नहीं होंगे हेल्थ के। और अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि बहुत आइडियलिस्टिक हैं वो अचीव नहीं होंगे। एंड यूजली लेट मी टेल यू the problem basically with health systems is that they are very very fragmented and they do not have good leadership and management. अगर leadership and management आ जाए, वर्क फोर्स बहुत अच्छी प्रिपेयर्ड है लेकिन उनको ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, ये चीजें भी मिसिंग है। सो स्लोली वी आर मूविंग टू देयर। सो ये दिस वाज इन गाना इन 2007। ये फिर फ्रेमवर्क केनिया के अंदर भी डिस्कस किया गया फर्दर इसको। 10th जो इसका वर्किंग पेपर था वो केनिया से आया था। सो हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन जो है दिस कवर्स अ लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज। ये लास्ट एक कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के तौर पे आई एम गोइंग टू से दिस। This covers a large number of activities which may roughly be categorized into 3 main areas. अब मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता लग जाएगा। ऑल्दो लेट मी टेल यू, हेल्थ केयर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट इंटरचेंजेबली यूज की जाती है, हालांकि ऐसा है नहीं, बट फॉर सम स्ट्रेंज रीजन दैट्स हाउ दे डू इट। लेकिन दोनों की डिग्रीज डिफरेंट हैं। Anybody who wants to do a postgrad in healthcare administration would be learning something completely different than somebody who wants to do a postgrad in healthcare management. And these are very lucrative degrees. They pay really, really well. So anybody who wants to look into it can and should. So preparation of healthcare legislation, planning the health system as a whole. तो ये जो आपके टॉप टीयर्स के ऊपर लोग बैठे हुए जो आपके 5-year हेल्थ प्लान्स लेकर आते हैं, वर्टिकल प्रोग्राम्स डिसाइड करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिसी, रेगुलेशन फॉर द ऑपरेशन ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस, ये बड़ी बड़ी बातें हैं। पॉलिसी है, उसकी रेगुलेशन है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्किटेक्चरल कंट्रोल कि किस टाइप के हॉस्पिटल्स होंगे, छोटे छोटे घरों में तो नहीं बना देंगे, मेडिकल कॉलेजेस कैसे होंगे, बिल्ड फॉर पर्पस फैसिलिटीज होंगी या नहीं होंगी, और establishment of architectural control and standards. So ये basically one aspect हो गया। Second है application of healthcare legislation and of social assistance provision by the authorities responsible for the management of healthcare services, whether they be local or regional, public or private। ठीक है, अब वो जो legislation आपने policy सारी बना ली, उसकी application और उसके लिए enabling environment, ये दोनों चीजें administration करती है। And thirdly आ जाते हैं daily functioning of the healthcare system by the administrative staff concerned with personnel, finance accounts and technical services. So जब हम इसको पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट एक जैसी चीजें हैं, लेकिन नहीं है। A little more, और जब हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बात करें, a little higher up than the management. और last में I would like to conclude all of this by saying कि वो शुरू में the clinician who was talking about leadership in healthcare, this is exactly what he was talking